हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। एक ऐसी कॉमन चीज जो सबसे ज्यादा मेरे साथ डिस्कस की जाती है वो है म्यूचुअल फंड्स। रिसेंटली इंडिया में यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की बात करें तो नंबर्स 4 करोड़ को क्रॉस कर गए हैं। एंड स्टिल जब मैक्सिमम से आप डिस्कस करें तो आई गेस उसमें से 10% ही होंगे जिन्होंने खुद के कन्विक्शन से आफ्टर सम एनालिसिस अपने गोल एंड रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट की होगी। क्योंकि मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स को लास्ट 5 इयर्स 10 इयर्स के रिटर्न्स के बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं, और इसलिए क्योंकि मैक्सिमम लोग अपनी कन्विक्शन से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट नहीं करते। आगे जाकर के अगर मार्केट 1-1.5 साल 2 साल तक के लिए थोड़ा डाउनफॉल दिखाता है तो उस केस में बहुत से लोग अपना म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने की ओर भी देखते हैं, या तो म्यूचुअल फंड स्विच करने की ओर ही देखते हैं। कहीं और कुछ बेटर रिटर्न्स मिल रहा है, चलो अब वहां स्विच कर जाते हैं। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम इस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को अच्छे से समझें। कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें और समझें कि कैसे हम किन पैरामीटर्स को देख सकते हैं हमारे फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग, हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग, हमारे रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही है। और उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद मैं अगले 5 साल 10 साल 15 साल तक अपने गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टेड रह पाऊंगा इंस्टेड ऑफ मार्केट में कोई भी हलचल होती है। एंड विद दिस मोटिवेशन योर फिनबडी आपके लिए लाया है म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास। इसमें हम डिटेल में फ्रॉम द वेरी बेसिक्स म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही हो सकता है, उनमें इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज पर डिटेल एक्सप्लेनेशन हम इस सीरीज में सीखने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि बाय एंड ऑफ दिस सीरीज आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में वो सारी चीजें जानेंगे जो कि आपको एक वाइज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बनाएगा। So your FinBuddy welcomes you all to the Mutual Fund Masterclass Series Chapter 1. Now before moving forward, हमें एक important term को समझना जरूरी है जो है इन्फ्लेशन। आई नो कुछ लोग इसका मतलब समझते होंगे, स्टिल एज आई सेड कि हम सब कुछ बेसिक से कवर करने वाले हैं। एंड इन्फ्लेशन का रियल मतलब समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है टू नो व्हाई एक्चुअली वी नीड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। सपोज कीजिए कि कोई प्रोडक्ट आज के डेट में 100 रुपीज का मिल रहा है और आपके पास 100 रुपीज है। आप डिसाइड करते हैं कि उस 100 रुपीज को 1 साल के लिए बैंक में जमा करा दे। बैंक आपको 6% का एफडी रिटर्न दे रही है, तो साल के अंत में आपके 100 रुपए बढ़कर 106 रुपए हो जाएंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट 1 साल पहले आपको 100 रुपए का मिल रहा था, वो प्रोडक्ट का भी अब रेट बढ़कर महंगाई के कारण 106 रुपया हो गया है। इट मीन्स आप उस प्रोडक्ट को आज भी खरीद तो सकते हैं, लेकिन आपकी जो 100 रुपए पैसे की वैल्यू थी वो एज इट इज रही। मतलब कि आज के समय में वो आपके 106 रुपए पिछले साल के 100 रुपए के बराबर ही रहे। दैट मीन्स कि बैंक में इन्वेस्ट करके जो आपको रिटर्न्स मिले हैं उससे आपके पैसे में किसी भी तरीके का कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हमें कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट देखना होगा जहां पर इन्वेस्ट करके हम बेयर मिनिमम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। नॉर्मली इंडिया में इन्फ्लेशन बोला जाता है कि 4 to 6% के बीच में रहता है। हालांकि ये एज पर गवर्नमेंट डेटा है, एक्चुअल में टू बी ऑन अ सेफर साइड हम इसे 7% का कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम अपने डेली लाइफ में जो यूज करते हैं उसमें डिफरेंट रेट से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ऐसे में एक एवरेज नंबर को कंसीडर करने से अच्छा है हम एक हायर साइड वाले नंबर को कंसीडर करके चले। सो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि हमें कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है जहां पर हम अपने 100 रुपए को 107 रुपए से ज्यादा बढ़ा सके। नाउ लेट्स सी ट्रेडिशनली इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे उनका क्या स्टेटस है अभी। एफडी में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स का देख रहे हैं तो ऑन एन एवरेज अभी 5 to 6% का रिटर्न्स मिल रहा है। एंड ट्रेडिशनली एफडी को मासेस द्वारा बहुत ही एक फेवरेबल इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट माना जाता था। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते तो 1 साल बाद वो बढ़कर 106 रुपए ही हुए होंगे। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसका भी एवरेज रिटर्न अभी 7.1% का चल रहा है। ध्यान रखिए इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स में ऑलमोस्ट आपको गारंटेड रिटर्न्स मिलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ हमारी पॉपुलेशन इन्हीं दो इंस्ट्रूमेंट्स को देखती थी अपना मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें भी पर्टिकुलरली बैंक्स को। बैंक्स में या तो कोई गारंटेड प्लान्स या फिर एफडी ही एक जरिया होता था। लोग सोचते थे कि हम अपने पैसे को ग्रो करा सकते हैं। इनके अलावा अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें जैसे कि गोल्ड, नाउ अगर रिटर्न्स की बात करें सो 2000 से लेकर 2023 तक गोल्ड ने 11% का CAGR रिटर्न्स दिया है। ऐसा नहीं कि गोल्ड में हर साल 11% का रिटर्न्स मिला है और ये कोई भी गारंटेड रिटर्न्स नहीं है। किसी साल 6% का भी रिटर्न्स मिला है, किसी साल 15 या 18% का भी रिटर्न्स मिला है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मली लोग फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड को ज्यादा खरीदते हैं।
फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड जो कि मोस्टली ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदा जाता है, उसमें प्रॉब्लम यह है कि आप जितनी बार भी गोल्ड को खरीदेंगे उसमें आपको एक अच्छा खासा मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। एंड अगर फ्यूचर में जा करके आप उसको रिप्लेस करने का सोच रहे हैं विद सम बेटर डिजाइंस, तो अगेन आपको फिर से मेकिंग चार्जेस देना पड़ेंगे। सब्सिक्वेंटली अगर आपके पास एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा गोल्ड अपने घर में हो जाता है तो उसके लिए आप उसको घर में नहीं रख सकते। फॉर सेफ्टी पर्पस आप उसको बैंक के लॉकर्स में रखेंगे एंड वहां पर भी आपको एक लॉकर मेंटेनेंस चार्ज पे करना पड़ेगा। इन सब चीजों के कारण जो गोल्ड में एक्चुअल 11% का एवरेज रिटर्न दिखता है वो वैसा होता नहीं है। बीच में कुछ डिजिटल गोल्ड का भी कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन उसमें हमेशा शॉर्ट में बोले तो बाइंग और सेलिंग के समय आपको कुछ ना कुछ कमीशन देना पड़ता था। उसके बाद लोगों की नजर गई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की ओर, जो कि आरबीआई द्वारा निकाली जाती है। आई पर्सनली बिलीव कि अगर सिर्फ इन्वेस्टिंग के पर्पज से देखें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड टू इन्वेस्ट इन। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूं, यू कैन वॉच ओवर इट। इसके बाद अगर हम मूव करें रियल एस्टेट्स की ओर, तो रियल एस्टेट में ट्रेडिशनली और आज भी इन्वेस्ट करना इट्स लाइक आपको एक बहुत ही बड़ा चंक ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट है। एंड स्टिल अगर आपके पास वो हो भी जाता है तो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग इज नॉट सो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसलिए यहाँ पर एंट्री होती है म्यूचुअल फंड की। नाउ ये क्या है, वीडियो में आगे बात करने से पहले अगर मैं आपको एवरेज निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड रिटर्न्स की बात करूं, यानी कि जिसको इंडेक्स फंड बोला जाता है, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है, 12.5% का रहा है। अब आप ये समझिए कि जो टॉप 50 कंपनीज है इंडिया की, उसका इंडेक्स हमेशा एज इट इज मेंटेन होने वाला है। अगर कोई कंपनी उस टॉप 50 के लिस्ट में से खराब परफॉर्म कर रही होगी तो उसको रिप्लेस करके कोई दूसरी कंपनी वहां पर एंट्री ले लेगी, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल कहना होगा कि इंडिया में टॉप 50 कंपनी ही ना रहे। उसके लिए इंडियन मार्केट को पूरी तरीके से खत्म होना होगा, एंड आई डोंट थिंक ये थोड़ा रियलिस्टिक होगा। यहां से एक चीज तो समझ में आ रही है कि म्यूचुअल फंड भी किसी ना किसी तरीके से शेयर मार्केट से रिलेटेड है। तो रिटर्न्स तो हमें समझ में आ गया कि 12.5% का रिटर्न्स मिल रहा है, काफी अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट पे आप म्यूचुअल फंड में एज लो एज 500 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर बात करें एफडी की भी, तो उस समय भी अगर कुछ एक सब्सटेंशियल गुड अमाउंट हमारे हाथ में होता था तभी हम उसे एफडी कराने के लिए जाते थे। नाउ इन्वेस्टमेंट साइज एंड रिटर्न्स ये तो सही है, लेकिन अभी हमें यह जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले थोड़ा शेयर मार्केट की बात करते हैं। शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी जब लिस्ट होती है एंड अगर हम किसी भी कंपनी का कोई शेयर खरीदना चाहते हैं, इसका मतलब हम उस कंपनी में अपनी एक हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। एंड बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई उस पर्टिकुलर शेयर की कोई प्राइस वैल्यू डिसाइड होती है जिस पर हम खरीद या बिक्री कर रहे होते हैं। अब प्रैक्टिकली मान कर चलिए आप 10 कंपनी में अलग अलग 10 शेयर खरीदना चाहते हैं और हर एक के एक शेयर की वैल्यू 1000 है। इट मीन्स आपको 10,000 रुपए चाहिए होंगे उस 10 शेयर को खरीदने के लिए। प्लस आपको वो सारी नॉलेज चाहिए होगी ये समझने के लिए कि आप जिस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, वो आगे जा करके आपको और बेटर रिटर्न्स दे पाएंगी या नहीं। इन्हीं सब चीज के ऊपर एक लेयर की तरह काम करता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कहता है कि आप एज लो एज 500 रुपया पर मंथ से भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब 500 रुपए में तो वो सारे 10 शेयर नहीं आएंगे, लेकिन हम आपको उसके बदले एक नंबर ऑफ यूनिट्स देंगे जो कि एनएवी के बेसिस पर डिसाइड होता है। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे। क्योंकि वो म्यूचुअल फंड हाउस में बहुत से लोगों ने 500-500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके पास इवेंचुअली एक बड़ा अमाउंट हो जाता है जिससे कि वो ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते हैं। यहाँ पर राइट कंपनी के सिलेक्शन से लेकर के किस प्राइस पॉइंट पर उनके शेयर्स बाई करना है, किस प्राइस पॉइंट पर उनसे एग्जिट लेना है यानी सेल करना है, ये सारे काम का मैनेजमेंट उस म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा किया जाता है। अगर पर्टिकुलरली बात करें तो उसमें एक फंड मैनेजर होता है जो कि आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के पैसों को मैनेज करता है। अब क्योंकि वो म्यूचुअल फंड हाउस इतना सारा काम कर रहा है तो बदले में वो आपसे कुछ ना कुछ कमीशन भी लेगा, एंड उसको ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की लैंग्वेज में एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। आई होप अब ये तो क्लियर है कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। लेकिन क्या ये रिटर्न्स गारंटीड है जैसा कि एफडी के केस में होता था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी इनडायरेक्टली शेयर मार्केट से ही लिंक्ड है। तो इसमें कई ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपके एनुअल रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ग्लोबल टेंशन, कोई भी इकोनॉमिक टेंशन के कारण मार्केट डाउन रहता है तो इन दैट केस सभी कंपनीज के शेयर्स के वैल्यूज डाउन रहेंगे, और क्योंकि आपके म्यूचुअल फंड्स ने भी उन कंपनीज के शेयर्स खरीद रखे हैं, आपके रिटर्न्स भी नेगेटिव होंगे। क्योंकि यहाँ आपके पैसों को भी एक इंसान ही मैनेज कर रहा है,
तो ऐसा हो सकता है कि उससे भी कुछ गलती हो जाए और वो कुछ गलत कंपनीज में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दे, जिसके कारण फंड का ओवरऑल एवरेज रिटर्न डाउन हो जाए। इसलिए फंड मैनेजर की हिस्ट्री को भी देखना इंपॉर्टेंट है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उन्होंने कौन कौन से फंड हाउस में कितने साल तक काम किया है और उनको कितनी एक्सपर्टीज है उस डोमेन की। इसके साथ ही जितने तरीके के रिस्क शेयर मार्केट से एसोसिएटेड रहते हैं, इनडायरेक्टली वो म्यूचुअल फंड को भी अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप शेयर मार्केट का नाम सुन के इसको गैम्बलिंग समझ करके वापस चले जाइए। जैसे एफडी में आपने सालों तक कन्विक्शन के साथ अपना इन्वेस्टमेंट किया, वहां पर आपको एक चीज मिलती थी, दैट इज गारंटीड रिटर्न्स, जिसके कारण आपका कन्विक्शन और बढ़ जाता था। म्यूचुअल फंड भी डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। अगर बात करें सिर्फ एक इंडेक्स फंड की, जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इंडिया में टॉप 50 कंपनीज ही ना रहे। तो से फॉर एग्जांपल कोई इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता है तो उसको ऑलमोस्ट एफडी जैसी ही गारंटी मिलेगी, लेकिन रिटर्न्स एफडी से 2 गुना मिलेंगे। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड रहता है, एंड समवेयर इट इज वेरी करेक्टली सेड, तो अगर रिस्क है तो रिटर्न भी है। इसलिए अपने रिस्क एपेटाइट और अपने गोल के अकॉर्डिंग सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। आई होप आपको बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, आई विल श्योरली आंसर इट। इसी के साथ ही इस म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास का चैप्टर 1 यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे एंड कुछ की टेक्निकल टर्म्स को भी समझेंगे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप फॉलोइंग योर फिन बडी फॉर मोर सच वीडियोस।